गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग क्लास 7 का जो टेस्ट पेपर हमारा 17 है इसे कंप्लीट करेंगे और इसके बाद मेरा ये जो बुक है ना क्लास 7 RS अग्रवाल का, ये पूरी की तरह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज के भी कंप्लीट वीडियोस पहले ही बना दिए हैं और जितने भी टेस्ट पेपर हैं, जैसे हमारा जो अगला टेस्ट पेपर था 21 वाला, उसका भी वीडियो मैंने पहले ही बना दिया। बस ये एक लास्ट हमारा टेस्ट पेपर बचा हुआ था, तो इसका वीडियो हम लोग आज इस वाले कंप्लीट कर लेते हैं। इस वीडियो में पूरे के पूरे सॉल्यूशन में करा दूंगा, जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जो क्लास 8 के रहेंगे ना बुक्स, उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो अगर आपने एक्सरसाइज के वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना, उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और जितने भी हमारे टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन है उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जो पहला क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है इन द गिवन फिगर ए बी और जो सी डी दो लाइन दिख रहे हैं आपको ना, ये पैरेलल हैं। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ए बी ओ के नाम से ये 60 डिग्री का है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है सी डी ओ के नाम से वो 40 डिग्री का है। तो बताइए कि जो बी ओ डी एंगल बनेगा इस साइड में, ये कितनी डिग्री का होगा। तो इसलिए कुछ नहीं करना है, सिंपली कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आए ना तो एक बीच से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो हमारा जो वर्टिकली अपोजिट क्या बोलते हैं उसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर है जो एंगल हमारा बन जाएगा, वहां से आप लोग आसानी से इस वाले एंगल का मेजरमेंट पता कर सकते हो। आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने वो लाइन ड्रॉ कर ली जिसके बारे में मैंने आपको बता रहा था, और यहाँ पर आपको उसके बारे में लिखना भी पड़ेगा कि हमने क्या किया है। ई ओ एफ एक कंस्ट्रक्शन किया है, ये वाला लाइन ई ओ एफ जो कि पैरेलल है ए बी के और सी डी के, ठीक है। ऊपर भी पैरेलल है और नीचे भी पैरेलल है। वैसे आप ए बी बस लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि वो दोनों तो पहले से ही पैरेलल थे। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो मेरा ये एंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ तक ध्यान रखना ना, पूरा कंप्लीट नहीं ना, आधा, ठीक है, जो लाइन के ऊपर तक, तो जिसका नाम हम लोग बी ओ एफ रखेंगे। तो ये वाला जो मेरा एंगल है और यहाँ पर जो एंगल है, तो दो पैरेलल लाइन में ये हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। और हम क्या जानते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि मेरा जो एंगल ए बी ओ है, एंगल ए बी ए ओ जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारे बी ओ एफ के ऊपर वाले ये वाला पार्ट के, इक्वल टू एंगल बी ओ एफ, और दोनों का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। और इक्वल क्यों है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो वो भी आप यहाँ पर जरूर लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्टकट में एकदम, ओके। उसी तरीके से जब हम लोग ये नीचे वाले पार्ट की बात करते हैं, जिसका नाम मैं डी ओ एफ रख देता हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये वाला जो हमारा होगा इसके इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल बना और यहाँ पर एंगल बना, ये दोनों भी आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि जो सी डी या फिर ओ डी सी या सी डी ओ जो भी दिया हुआ था बुक में नाम वो लिख लेना आप लोग, मैं सी डी ओ लिख देता हूँ। ये जो है इक्वल है डी ओ एफ के, इक्वल टू डी ओ एफ के, और दोनों का वैल्यू जो होगा 40 डिग्री का होगा क्योंकि ये दोनों भी आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इन दोनों का वैल्यू क्या हो गया, तो हम लोग क्या जानते हैं, ये अपने को कंप्लीट एंगल का निकालना था, बी ओ डी का निकालना था। तो अगर मैं ऊपर वाला और नीचे वाला ऐड करूंगा तो मुझे कंप्लीट एंगल का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखो आप लोग कि एंगल बी ओ डी जो है उसे निकालने के लिए हम लोग दोनों एंगल को ऐड करेंगे, यानी एंगल बी ओ एफ को और जो हमारा एंगल डी ओ एफ है दोनों को। तो यहाँ से हमारा कितना निकल जाएगा, ये 60 डिग्री है और प्लस में 40 डिग्री है, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारे 100 डिग्री का, यानी जो कंप्लीट बन रहा है ये 100 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखा कितना सिंपल है, बस बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ना, वो भी सिमिलर टाइप से ही क्वेश्चन है। इसमें भी इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है आपके बुक में। मैं आपको क्वेश्चन बार बार रीड करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मैं आपको समझा देता हूँ डायरेक्ट। ये हमारा डायग्राम है, इसमें मुझे ये वाला एंगल का वैल्यू दिया हुआ है और इस वाले एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, और बोल रहा है ये एंगल ए सी बी का वैल्यू पता कीजिए, यानी इस वाले एंगल का वैल्यू पता कीजिए। उसके अलावा एक और चीज़ बताया गया था हमको डायग्राम में, यानी क्वेश्चन में, कि जो मेरा ए बी और जो मेरा सी ई है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो बहुत आसान कर दिया अब हमारा काम, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और अगर ये हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो इसका मतलब अगर आप जो थोड़ा सा ऐसे घुमा करके देखो तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग पहले वही लिख लो। एक सेकंड, तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। मैं लिख लेता हूँ कि जो मेरा बी ए सी एंगल है, एंगल बी ए सी जो है वो इक्वल है इस वाले एंगल का, जिसका नाम हम लोग ए सी ई रख देते हैं, इज इक्वल टू एंगल ए सी ई। तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री की हो जाएगी। और यहाँ भी आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो मैंने पहले लिखा था वो लिख लेना है कि दोनों इक्वल क्यों है, तो दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्लियर है। अब क्यों हो गया ये, चूंकि हमारा अब ये 70 डिग्री आ गया और यहाँ पर हमारे पास देखो ये 3 एंगल बन रहे हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और तीनों क्या है, एक लीनियर पेयर है, एक सीधी लाइन पे बन रहे हैं हमारे पास ना, या फिर इसको आप लोग ऐसे ही बोल सकते हो, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर ये कभी भी हमारे पास एक सीधी लाइन पे 3 एंगल बनते हैं तो तीनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का वैल्यू अपने को पता है, थर्ड वाले का वहाँ से निकाल लेंगे वो रूल लगा करके। जैसे हम लोग लिखेंगे कि जो मेरा एंगल ए सी बी है उसमें अगर मैं प्लस करूँ एंगल ए सी ई 70 डिग्री वाला, और उसमें मैं प्लस कर दूँ हमारा एंगल ये वाला जिसका नाम ई सी डी है,
एंगल ECD। तो तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री आएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, या फिर मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लीनियर पेयर भी लिख देता हूँ। कई बार टीचर लोग इसको कट कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं 2 ही एंगल रहेगा तभी लीनियर पेयर कहलाएगा, अगर 2 से ज़्यादा है तो आप लोग एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन लिखो। तो आपके टीचर जैसा बोलेंगे आप वो लिख सकते हो, ठीक है। तो ACB अपने को पता है नहीं, इसके जगह पर अपन ACB ही रहने देते हैं। इसका वैल्यू 70 डिग्री अपने निकाल लिया और इसका वैल्यू पहले से 50 डिग्री दिया हुआ है, इक्वल के उस साइड में 180 डिग्री है। तो यहाँ से इन दोनों को प्लस करेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 को हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो इधर प्लस में था, इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एंगल ACB इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री। तो 180 में से 120 माइनस करोगे कितना आएगा? 60 आ जाएगा। यानी कि जो मेरा बीच वाला एंगल है, रेड वाला ये वाला, ये 60 डिग्री का एंगल है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए थर्ड पार्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक हमारे पास फिगर जो बगल में बना हुआ है, इसमें 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक AB है, देखो ये वाली लाइन, और एक CD ये वाली लाइन है। और अपने को बोल रहा है कि O जो पॉइंट है ना, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं और कुछ इस तरीके से हो रहे हैं कि हमारा जो एंगल AOC है ना वो 50 डिग्री का बन रहा है। तो बताइए कि जो BOD एंगल है, यानी यहाँ पर जो एंगल है वो कितनी डिग्री का होगा, और जो BOC यहाँ पर जो ऊपर में एंगल बनेगा वो कितनी डिग्री का होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बगल वाला एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। कभी भी 2 लाइन आपस में एक दूसरे को कट करते हैं ना, तो ये वाला और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट कहलाता है। और ये दोनों का जो वैल्यू होता है एकदम सेम टू सेम आता है। तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। उसी तरीके से ऊपर वाला और नीचे वाला भी एकदम इक्वल होते हैं। तो नीचे का तो दिया नहीं है, इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे? लीनियर पेयर वाला रूल लगा देंगे। आइए मैं आपको कॉपी में क्लियर करता हूँ कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे कि जो मेरा एंगल AOC है ये वाला, ये इक्वल है इधर वाले BOD के। तो दोनों का जो वैल्यू होगा 50 डिग्री हो जाएगा। और इक्वल क्यों है? तो दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए आपस में इक्वल हैं। दूसरा अपने को ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए बोला था BOC वाला। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे देखो आप इधर वाली एंगल का भी यूज़ कर सकते हो, इधर का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये दोनों लाइन में आ रहा है। अगर ये वाली लाइन में स्ट्रेट ले लेता हूँ ना, तो ये दोनों हमारे लीनियर पेयर बन जाएंगे। और इधर वाला अगर मैं स्ट्रेट ले लेता हूँ तो ये दोनों मेरे लीनियर पेयर बन जाएंगे। तो दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इधर वाले का यूज़ कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ कि मेरा जो BOC है और जो AOC है दोनों लीनियर पेयर है, इसलिए दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख लो आप लोग AOC प्लस में एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों एकदम एक सीधी लाइन पे बने हुए एंगल। देखो ये एंगल बना है, यहाँ पर ये आधा और ये इधर आधा है ना, ये इस तरीके से यहाँ पर लाइन कट कर रहा है। तो दोनों लीनियर पेयर कहलाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख लो लीनियर पेयर, ठीक है। अब दोनों का 180 हो गया। तो AOC का पता ही अपने को 50 डिग्री प्लस में BOC जिसका अपने को वैल्यू निकालना है इक्वल के उस साइड में 180 डिग्री। चलो इसको इधर ट्रांसफर कर लो, तो इधर ये प्लस में इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो एंगल BOC यहाँ से कितना निकल जाएगा? 180 माइनस में 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लो आप लोग इक्वल टू 130 डिग्री। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस आपको रूल पता होना चाहिए ना। ये रूल्स वगैरह आपको ना जब एक्सरसाइज जब बहुत ज़्यादा डिटेल में सॉल्व करोगे तो आपसे बहुत आसानी सॉल्व होने लगेंगे। मैं भी जब छोटा था ना तो मुझसे भी कई बार शुरुआत में जब मैं प्रैक्टिस नहीं करता था तो मुझे भी ये नहीं बनते थे। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बार सॉल्व किया है ना, मेरे हिसाब से मैं क्लास 7 या 8 में था उस टाइम ये हमारे बुक में भी था, NCERT वाले में भी। तो वहाँ पर मुझसे फिर ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बनने लगे, क्योंकि मेरे दिमाग में वो रूल एकदम छप गए कि यहाँ पर ऐसे वर्टिकली अपोजिट होता है, ये लीनियर पेयर होता है, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर होता है, ये अल्टरनेट इंटीरियर होता है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये सब आपके बुक में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, उसका मैंने इंट्रोडक्शन भी बनाया है, जरूर देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो देखो जो हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भले दिख रहा है थोड़ा सा XYZ करके तो आप लोग को डर लगेगा, लेकिन डरने का बिल्कुल नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर जो AOB है मेरा वो एक स्ट्रेट लाइन है। देखो इस तरीके से इसमें एक रे आ गया OC और वो ऐसा रे आया कि इधर और इधर 2 एंगल बना करके चला गया। इधर जो मेरा एंगल बना AOC उसका जो वैल्यू है वो अपने को नंबर में नहीं दिया हुआ है, इक्वेशन बना के दिया हुआ है 3x प्लस में 20 डिग्री। और इस साइड जो एंगल बन रहा है उसका भी इक्वेशन दिया है 2x माइनस में 10 डिग्री। तो पहले तो बताइए कि जो x का वैल्यू है वो कितना है। और जब आप x का वैल्यू पता कर लोगे तब आप क्या करना कि इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करना और वहां से AOC जो हमारा कंप्लीट एंगल है ना उसका एक्चुअल वैल्यू पता करना है कि वो कितनी डिग्री का है, और उसी तरीके से जो BOC है वो कितनी डिग्री का है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? लीनियर पेयर का यूज करेंगे, दोनों का सम कर देंगे। आइए मैं आपको कॉपी में क्लियर करता हूँ इसको। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारी एक सीधी लाइन पे 2 एंगल बने हुए हैं, ऐसे और ऐसे, यानी कि हमारा क्या होगा? लीनियर पेयर कहलाएगा। और हम लोग जानते हैं लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो एंगल AOC है ना, AOC इधर वाला एंगल और BOC इधर वाला एंगल, इन दोनों को अगर अपन प्लस करते हैं तो दोनों का जो सम निकलेगा 180 डिग्री निकलेगा, क्योंकि दोनों आपस में लीनियर पेयर हैं, एक सीधी लाइन पे बने हुए एंगल हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लिख लो लीनियर पेयर। ओके, तो अब AOC का वैल्यू कितना अपने को दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 3x प्लस में 20 डिग्री। ठीक है, इसको डिग्री वगैरह हटा दो, बस इतना ही लिखो। और इधर हमारे पास BOC का जो वैल्यू है वो 2x माइनस में 10 दिया हुआ है।
इक्वल के उस साइड में 180 रहने दो। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3x और 2x को प्लस करेंगे तो 5x आ जाएगा। यहाँ देखो 20 प्लस में है और 10 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 20 में से 10 माइनस होगा तो 10 आ जाएगा। लेकिन बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो साइन प्लस की ही रहेगी, भले माइनस हो या कुछ हो, ये ध्यान रखना ना, बड़े नंबर का ही साइन उतरता है। इक्वल के उस साइड में 180 डिग्री है वो उतर जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे क्योंकि अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 180 डिग्री और ये 10 इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 5x की वैल्यू निकल गई यहाँ से 170 डिग्री। अब अपने को तो x की वैल्यू चाहिए तो हम लोग 5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये 5 इसके साथ चिपका हुआ है यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, 120 डिवाइड बाई में 5। अब इसको कट कर लो, तो 5 1 जा 5 आ गया, 5 3 जा 15, 17 में से 15 कट हुआ बचा 2, वो आगे जाकर इसको 20 बना देगा, तो 5 4 जा 20। तो x की जो वैल्यू है वो यहाँ से 35 लिख दिया गलती से, x इज इक्वल टू 34 आ गया। ओके, तो ये x का वैल्यू निकल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, AOC जो है उसका वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखो एंगल AOC जिसका वैल्यू अपने को दिया हुआ था 3x प्लस में 20 डिग्री, ठीक है, ऐसे करके। तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पर 34 रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कितना निकला है 34 है ना, तो 34 देखो दोनों चिपके हुए यानी कि मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, और प्लस में 20 और बाहर में जो डिग्री की साइन है वो बाद में भी लगाओगे तो भी चलेगा। ये हो जाएगा 3 4 जा 12 का 2 कैरी हो गया 1, 3 3 जा 9 और 1 10 और प्लस में 20, तो 102 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 122 आ जाएगा। तो ये निकल गया यहाँ से हमारा x का वैल्यू, सॉरी x बोल रहा हूँ, AOC का वैल्यू यानी इधर वाले एंगल का वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे साइड का निकाल लेते हैं BOC का। तो यहाँ पे लिखो आप लोग जो BOC हमको दिया हुआ था वो था 2x माइनस में 10 डिग्री, यही दिया हुआ है BOC का वैल्यू। तो यहाँ से आप लोग लिखो 2 मल्टीप्लाई 34 x की जगह पर और माइनस में 10 डिग्री, तो यहाँ से हमारा 34 का 2 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 68 आ जाएगा, उसमें से 10 माइनस कर देंगे तो 68 में 10 माइनस करो तो 58 डिग्री आ गया। तो अब आप लोग अगर अपने आंसर को चेक भी करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो पता है, दोनों को ऐड करके देखो, 122 में 58 ऐड करो रफली, तो आपको देखो यहाँ पर मिल जाएगा 10 का 0 कैरी हो गया 1, 5 और 2 7 और 1 8 और ये 1 आ गया। तो देखो दोनों का जो सम निकल करके आ रहा है, दोनों लीनियर पेयर का 180 डिग्री आ रहा है, जो कि हमारा रूल भी है कि दोनों का सम 180 आता है। इसका मतलब कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। थोड़ा बड़ा जरूर दिख रहा है लेकिन बहुत ही आसान है और आपको इजीली सॉल्व कर सकते हो इस टाइप से क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट बस क्लियर रखना। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो ये जो 5th क्वेश्चन है ना, ये निहायत ही एकदम आसान सा क्वेश्चन है। निहायत वर्ड उर्दू है, इसका मतलब होता है बहुत ही आसान। यहाँ पर हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल A और एंगल B का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल C का अपने को वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से हम लोग जानते हैं वो रूल। तो यहाँ पर मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम बना लिया है, तो हम लोग 5 को नीचे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे कि एंगल, या फिर इसमें आप लिख लो इन ट्रायंगल ABC, इस तरीके से हम डिटेल में हमारा जो ट्रायंगल ABC है, थोड़ा सा मैं इसको फोकस कर लेता हूँ अच्छे से देखिएगा। उसमें आपका एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C अगर अपन करते हैं तो तीनों का जो सम आता है 180 डिग्री आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पर लिख रहा तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, शॉर्टकट में बोला जाता है। डिटेल में इसको लिखा जाता है कि सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, वैसे भी लिखा जाता है। तो एंगल A का वैल्यू अपने को 65 दिया हुआ तो इसके जगह 65 रख लो, B का वैल्यू 45 दिया तो 45 रख लो, C का निकालना है तो उसको रहने दो, और इक्वल के उस साइड में 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 60 और 40 आ जाएगा 100 और 5 5 10 आ जाएगा, यानी 110 आ गया। इधर लिख लेता हूँ मैं 110 प्लस में एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा C का निकालना है वैल्यू, तो इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो एंगल C इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 110 डिग्री। तो एंगल C का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 80 में से 10 माइनस किया तो कितना आ गया हमारा 70 डिग्री आ गया। तो ये हो गया हमारा 70 डिग्री का एंगल नंबर C। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब चलिए जो 6th वाला क्वेश्चन है ना, उसे भी हम जल्दी से समझ लेते हैं। यहाँ पर ये भी आसानी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अपने को रेशियो यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, मिर्ची मसाला लगा दिया गया है। इसमें बोल रहा है कि इन दी गिवन फिगर, ये जो फिगर बना हुआ है इसमें आप देखो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है 120 डिग्री का, इस वाले एंगल का नाम है ACD, ठीक है। और जो हमारा एंगल X और एंगल Y है ना, इनका जो रेशियो है वो 2 और 3 के रेशियो में है। ओके, ये दोनों एंगल का रेशियो ध्यान रखना। तो बताइए कि जो वैल्यू होगा X Y और Z का वो कितना होगा। तो सबसे आसान तो Z का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि ये दोनों हमारे लीनियर पेयर हैं। तो अगर ये 120 है तो ये 60 डिग्री होगा, तभी तो दोनों को मिलाकर के 180 डिग्री आएगा। अब ये दोनों जो हमारे एंगल हैं, अब इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसका एकदम सिंपल सा तरीका है। देखो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो हमारा दोनों रेशियो में दिया हुआ है, तो देखो अगर x और y नहीं दिया रहता ना, अगर नाम x y यहाँ पर नहीं रहता तो हम लोग इसको 2x और 3x मानते, लेकिन x तो पहले से वर्ड यूज़ कर दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट वर्ड जो होता है k ना, वो यूज़ करेंगे यहाँ पर। कभी भी अगर x का यूज़ कर दिया जाए तो आप उसके बदले में कोई भी दूसरा वर्ड z वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पर नॉर्मली k का यूज़ किया जाता है कॉन्स्टेंट के लिए, तो इसको हम लोग 2k मान लेंगे और इसको हम लोग 3k मान लेंगे, और वहाँ से फिर इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आइए कॉपी में बताता हूँ कैसे करना है।
तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया था पहले ही। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि जो हमारा एक्स और वाई का रेशियो दिया हुआ है, एक्स रेशियो वाई, वो दिया हुआ है हमारे पास कितना 2:3। तो हम लोग क्या करेंगे कि एंगल ए जो है उसको मान लेंगे 2K, ठीक है। ये वाला जो एक्स है ना इसको हम लोग 2K मान लेंगे, और एंगल नंबर जो बी है उसको हम लोग मान लेते हैं 3K, ओके, ये वाले एंगल को। अब हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके अपोजिट के जो दो एंगल होते हैं वो उसके सम के बराबर होते हैं। अब इसका मतलब आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एक रफली डायग्राम बना के बताता हूँ। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पर जो हमारा एक्सटीरियर एंगल बनेगा ना, और यहाँ पर जो दो इंटीरियर एंगल बनेंगे इसके अपोजिट साइड में, जैसे इसके अपोजिट में कौन कौन से हैं, ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं, तो इन दोनों का जो सम होगा ना वो इसके इक्वल ही होगा हमेशा। अगर ये 120 है तो इन दोनों का सम भी 120 होगा। उसी तरीके से मान लो अगर दूसरे साइड में एक्सटीरियर एंगल बना देता हूँ, जैसे मान लो मैं इधर निकाल दिया एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पर एक्सटीरियर बन गया, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, इन दोनों का जो सम रहेगा वो इसके बराबर होगा। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल रूल होता है, या फिर इसको आप लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हो। तो हम लोग वही काम करेंगे, लिखेंगे कि मेरा जो 2K है और प्लस अगर मैं 3K कर देता हूँ तो दोनों का जो सम निकलेगा वो 120 डिग्री निकलेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। एक्सटीरियर XTRIOR एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, या फिर रूल वगैरह जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के तहत ये दोनों का हमारा सम 120 हो गया। अब यहाँ से हम लोग दोनों को सॉल्व करते हैं, तो 3 और 2 5K हो जाएगा यहाँ से, और 5K इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। K का वैल्यू निकालना है तो K इक्वल टू हो जाएगा 120 डिवाइड बाई में 5, क्योंकि इधर ये चिपका हुआ यानी कि मल्टीप्लाई में है। कट कर लो, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 आ गया, 20 में से 2 बचा, वो आगे जाकर इसको 20 बना देगा, यानी सॉरी 12 में से 10 कट हुआ तो बचा 2, वो आगे जाकर इसको 20 बना देगा, तो 5 4 जा 20 आ गया, यानी K की जो वैल्यू है वो 24 है। तो हम लोग को K का वैल्यू से मतलब नहीं है ना, अपने को एंगल A की वैल्यू चाहिए, यानी X की वैल्यू चाहिए और Y की वैल्यू चाहिए। तो X जो हमारा था वो कितना था, 2K था। तो यहाँ पर आप लिखो कि X इक्वल टू हमारे पास जो कि 2K था, इसका मतलब कि X का जो हमारा वैल्यू निकलेगा 2 का मल्टीप्लाई 24 से करने पर निकलेगा, तो X का वैल्यू हो जाएगा हमारे यहाँ से 48 डिग्री। एंगल A जो है वो 48 डिग्री का हो गया। उसी तरीके से जो Y था वो 3K था, तो यहाँ हम लोग Y इक्वल टू लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 24। चलो इसका आंसर आप लोग जल्दी से मुझे मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में बताओ, पूरा काम मैं ही कर रहा हूँ। अब जो लास्ट वाला हमारा Z वाला है ना, इसको निकालने के मैंने आपको क्या बताया था, हम लोग लीनियर पेयर का यूज़ करेंगे। हम लोग लिखो इसमें कि जो हमारा एंगल Z है उसमें अगर अपन प्लस करते हैं ये वाला ACD, एंगल ACD, तो दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, लीनियर पेयर हैं। तो ये हो जाएगा मेरा ACD का वैल्यू कितना है, 120 है, और Z का वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग इसके जगह पर 120 लिख लो, इक्वल के उस साइड में 180 डिग्री। तो यहाँ से जो Z का वैल्यू होगा इसको उधर ट्रांसफर करेंगे हम लोग, तब निकल जाएगा, तो ये इधर प्लस में इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस में 120, यानी कि जो Z की वैल्यू है वो 60 डिग्री है, जैसे कि मैंने आपको ओरली ही समझा दिया था शुरू में ही। तो इस तरीके से आपको इसका भी वैल्यू निकाल लेना। बाकी आप लोग फिर अगर X और Y का निकल गया तो फिर वही एंगल सम प्रॉपर्टी का भी यूज़ करके निकाल सकते हो। दोनों तरीके से आप Z का वैल्यू निकाल सकते हो, लीनियर पेयर भी कर सकते हो और वो वाला भी जो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने किया था 5th वाले में, ठीक है। तो जो इजी लगे वो कर लो आप अपने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया, अब 7th वाला सॉल्व किया जाए। तो देखो जो 7th वाला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि 2 लेग्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी एक राइट एंगल का ट्रायंगल है, उसके दो जो साइड्स हमको या मान लो हाइट और बेस अपने को दिए हुए हैं। बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल। जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, जो तिरछी लाइन होती है ना राइट एंगल वाले में, उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अपने को उसका लेंथ पता करना है। तो इसमें हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, अगर अपने को पाइथागोरस का थ्योरम पता रहेगा तभी ये सॉल्व होगा। आइए वो थ्योरम क्या है और इसे कैसे सॉल्व करना है अपन कॉपी में सीखते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक राइट एंगल का ट्रायंगल बना लिया है, जो कि हमारा एंगल नंबर बी में राइट एंगल बन रहा है। इसमें मैंने इस पॉइंट का नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी दे दिया है। अब इस टाइप से मैंने नाम इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आए कि हमारा हाइपोटेन्यूज होता क्या है। तो देखो इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हाइट। हम लोग मान लेते हैं कि जो मेरा 15 सेंटीमीटर बोला है ना, 2 लेग्स हैं, एक 15 सेंटीमीटर का और एक 8 सेंटीमीटर का। तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा बेस है जिसका नाम ए बी है वो 15 सेंटीमीटर का है, और जो मेरी हाइट है जिसका नाम सी बी है, ठीक है, वो मेरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर की है। ओके, अपने को क्या करना है, ये वाली जो साइड होती है ना इसको ही हाइपोटेन्यूज बोला जाता है, यही निकालना है, जिसका नाम हम लोग AC रख देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास पाइथागोरस जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग क्या है, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। तो पाइथागोरस नाम के एक चाचा थे, उन्होंने क्या बताया था कि कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, उसका अगर आप लोग स्क्वायर करोगे, यानी कि जो AC है उसका अगर स्क्वायर करोगे तो वो इक्वल आएगा बेस वाले और हाइट वाले के स्क्वायर के बराबर। यानी कि अगर आप लोग AB का स्क्वायर करो और उसमें प्लस कर दो BC या फिर CB जो भी लिखना आपने नाम, वो इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा यही पाइथागोरस का रूल है, AC का स्क्वायर इक्वल टू
टू ए बी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ए सी का स्क्वायर कैसे निकलेगा वो देखो, ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ए बी हमारे पास कितना है 15 है, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस में सी बी कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग ए सी का स्क्वायर लिखते हैं, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64, स्क्वायर मतलब 8 मल्टीप्लाई 8 और 15 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन के लिए ना आप लोग एक जरूर काम करना, 20 तक के स्क्वायर याद कर लेना। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। अब अपने को तो ए सी का वैल्यू चाहिए, ए सी का स्क्वायर का वैल्यू चाहिए नहीं, हमारा ये जो लाइन है इसका नाम क्या है ए सी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे। तो कभी भी जब स्क्वायर सामने ट्रांसफर होता है ना, तो जो भी नंबर से सामने उसको रूट में ले लेता है। तो हम लोग क्या करते हैं दोनों को ऐड करके रूट में डाल देते हैं, 5 और 4 हो जाएगा 9, 6 और 2 हो जाएगा अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 और 4 9 हो गया, 6 और 2 मेरा हो जाएगा यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2 का ये 2 उतर जाएगा, यानी 289 आ गया। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने के बाद और स्क्वायर को मैंने ट्रांसफर किया तो ये रूट में आ गया पूरा का पूरा। अब देखो 289 को रूट से बाहर निकालना तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप पूरे फैक्टराइज करके पता करो या फिर वो लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड यूज़ करो जिसमें आप लोग डिवाइड करके चेक करोगे। लेकिन उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, जब ये छोटे से नंबर रहते हैं ना, वो सब जो लॉन्ग डिवीजन मेथड वगैरह रहता है वो जब बहुत बड़े बड़े नंबर आते हैं तब हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे भी वो आप शायद अभी तक पढ़े नहीं हो, क्लास 8 में पढ़ोगे। और फैक्टराइज भी नहीं करना है। आप क्या करो, जैसे आपने टेबल याद किया है 2 का 3 का 4 का, उसी तरीके से ना स्क्वायर भी याद कर लो कम से कम 20 तक। जैसे 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है तो 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है तो 16। तो इस तरीके से आपको 10 तक का तो स्क्वायर ऑटोमेटिक याद है। 11 का स्क्वायर याद कर लो, 11 का स्क्वायर होता है 121, फिर 12 का याद कर लो 144। इस तरीके से आप लोग स्क्वायर जब याद कर लोगे ना तो ये आपको एकदम आसानी समझ में आ जाएगा कि जो 289 है ये हमारा 17 का स्क्वायर है। यानी जब हम लोग 17 मल्टीप्लाई 17 करते हैं ना तब हमारा 289 आता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको 17 मल्टीप्लाई 17। तो यहाँ पर जब रूट के अंदर जब पेयर बन जाता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ से जो AC की वैल्यू है वो 17 सेंटीमीटर निकल जाएगी। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये स्क्वायर वगैरह वाला याद कर लो, आपका काम आसान हो जाएगा। अदरवाइज फिर आप लोग इसको सॉल्व करने में टाइम लगा सकते हो। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो ये रहा हमारा 8th नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC एक ट्रायंगल है जिसमें जो AD एक लाइन है ना वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। बाइसेक्टर है ये हमारे एंगल A का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एंगल A मान लो हमारा 100 डिग्री का था तो इधर ये 50 डिग्री और इधर ये 50 डिग्री में बराबर बराबर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमको पता नहीं है वो 100 डिग्री का है कितने का है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि हमारा जो एंगल A है ना उसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन को ही बाइसेक्टर कहा जाता है। तो ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो गया, इधर और इधर वाले जो वैल्यू होंगे ना दोनों आपस में इक्वल होंगे। साथ ही साथ बोल रहा है कि जो AD है वो एकदम परपेंडिकुलर है BC पर, यानी कि ये एकदम सीधा लाइन आया है BC पर। इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस साइड भी 90 डिग्री का बनेगा और इस साइड भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ओके, अपने को शो करना है कि जो ABC है ना वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। अब आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, तो आइसोस्केल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसके दो जो साइड्स होते हैं ना आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, दो साइड्स आपस में इक्वल कब होंगे, तो अगर अपन ये प्रूव कर दें कि कोई भी दो एंगल, किसी भी ट्रायंगल में ना दो एंगल अगर आपस में इक्वल हैं तो उसके अपोजिट जो साइड्स होंगे ना वो भी आपस में इक्वल ही होते हैं। ये रूल आप क्लास 9th में आगे चलकर पढ़ोगे, बाकी यहाँ पर भी आपकी बुक में थोड़ा सा दिया हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे कि एंगल B को और एंगल C को ये दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करेंगे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल प्रूफ हो गए तो इसके अपोजिट के ये वाला साइड और इसके अपोजिट का ये वाला साइड, ये दोनों आपस में ऑटोमेटिक इक्वल प्रूफ हो जाएगा। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये मेरा आइसोस्केल ट्रायंगल कहला जाएगा। चलिए अपने इसको प्रूफ करते हैं इक्वल इक्वल। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डायग्राम हमने बना लिया है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो AD है वो मेरा बाइसेक्टर है एंगल A का। इसका मतलब कि ये वाला एंगल जिसका नाम BAD होगा और इधर वाला एंगल जिसका नाम CAD होगा, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं अब क्या करने वाला हूँ, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को इक्वल प्रूफ करेंगे। देखो थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि करना क्या है। हम क्या जानते हैं कि ये हमारा अगर एक ट्रायंगल है, जैसे देखो मेरा ABD, अगर ये मेरा एक ट्रायंगल है तो इधर वाला जो मेरा एंगल है ये मेरा एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा इस वाले ट्रायंगल के लिए। अगर मैं ये लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये वाला एंगल मेरा और ये वाला जो एंगल है ये दोनों जो होंगे इंटीरियर हैं किसके, इस वाले के अपोजिट के। यानी कि इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा, जो मैंने अभी आपको एक्सटीरियर एंगल रूल पढ़ाया था। ठीक है, तो हम लोग वही करेंगे। इसमें लिखेंगे कि मेरा जो एंगल BAD है, ठीक है, वो क्या है, एंगल BAD और ये वाला एंगल जिसका नाम ABD रख देता हूँ। इसमें अगर मैं प्लस करूँगा एंगल ABD तो दोनों जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे इस वाले एंगल के। ये मेरा ADC के, एंगल ADC के, और इन दोनों का सम जो है इसके इक्वल क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल वाला जो रूल है ना वो काम कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल्स थ्योरम। ठीक है, थ्योरम रूल प्रॉपर्टी जो लिखना है वो लिख लो। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। साथ ही साथ एक चीज़ मैं यहाँ पर और लिखना चाहूँगा कि मेरा ये देखो ये जो सीधी लाइन आई है अगर इधर 90 डिग्री बना रही है तो इधर भी क्या होगी, 90 डिग्री ही बनाएगी, तब ना 90 टोटल मेरा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ कि मेरा जो ADC है ना, एंगल नंबर AD जो C है इधर वाला और इधर वाला जो एंगल है ADB, ये दोनों भी क्या आपस में इक्वल हैं।
क्योंकि दोनों हमारे पास कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। 90 डिग्री का पता कैसे चला, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन बोला था ये परपेंडिकुलर हमारा है BC के ऊपर, तो जब कभी सीधी लाइन आती है तो वो 90 डिग्री की एंगल बनाती है। क्लियर ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर वाले जो एंगल है इनका यूज़ करेंगे, यानी ये अगर अपन अब क्या करें, इस वाले लाइन को अगर मैं ऐसे छिपा देता हूँ, ठीक है, ये वाले लाइन को, तो मेरा यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये दोनों इस वाले एंगल के इंटीरियर एंगल कहलाएंगे और ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, और ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, यानी इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर वही हम लोग लिखेंगे कि जो मेरा CAD है, एंगल CAD जो बन रहा है उसमें अगर मैं प्लस करूँ ये वाला एंगल यानी ACD, एंगल ACD, तो दोनों का जो सम होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, जिसका नाम ADB रख देता हूँ मैं। वैसे पहले मैंने ADB यहाँ पर रखा था, तो यहाँ भी ADB रख देता हूँ, और ये भी मेरा वही रूल लग रहा है, एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी लग रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं ही, है ना। आप लोग इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है, इस वाले को आप लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आप लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, यानी इक्वेशन 1 ये जो हमने लिया था और इक्वेशन नंबर 2 ये जो लिया है, इन दोनों से एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि ये वाला जो है मेरा आपस में इक्वल है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो उसके जो लेफ्ट में होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे ना। तो इसको आप लोग लिखो कि एंगल जो BAD है उसमें अगर अपन प्लस करेंगे एंगल ABD, तो ये जो होगा इक्वल आ जाएगा एंगल CAD प्लस एंगल ACD के, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, जब हमारे इधर वाले लेफ्ट वाले इक्वल आ गए तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दो कि हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 में था वो एक और चीज़ बोला था वहाँ पर कि जो मेरा BAD है ना वो इक्वल है CAD का, तो हम लोग क्या करेंगे BAD के बदले में यहाँ पर एंगल CAD लिख देते हैं। समझ में आया ना, ये कहाँ से BAD को मैंने चेंज क्यों किया, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों एंगल जो आपस में इक्वल हैं, तो BAD के बदले मैं COD लिख देता हूँ। अब इससे फ़ायदा क्या होगा वो आपको इस वाले लाइन में समझ में आएगा। पहले मैं इसको पूरा उतार लेता हूँ, CAD प्लस में एंगल ACD, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा जब मैं इसको इधर ट्रांसफर करूँगा तो इधर ये प्लस में CAD है, इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये वाला CAD प्लस का और ये वाला माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस टाइप से ट्रांसफर करने से अच्छा हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इस तरीके से कैंसिल कर देते हैं। आपके स्कूल में भी कई बार डायरेक्ट कैंसिल किया जाता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाते होगे कि डायरेक्ट कैंसिल कैसे हो रहा है, एक्चुअल में ट्रांसफर करने के बाद वो माइनस में आ जाता है ना, तो उससे अच्छा कि टाइम बचाने के लिए हम लोग डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। तो बचा क्या मेरे पास, एंगल ABD बचा और इक्वल की उस साइड में एंगल ACD बचा। तो देखो ABD ये वाला एंगल और ACD यानी ये वाला एंगल, तो जब दो एंगल आपस में इक्वल प्रूफ हो गए तो यहाँ पर आप लिखोगे कि क्या बोलते हैं, हमारे अपोजिट जो एंगल्स हैं ट्रायंगल ABC के वो क्या है, इक्वल हैं। यहाँ पर आप लिखो अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर इक्वल, ठीक है। ये हमारे क्या है, आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब कि जो मेरा ABC है ना वो क्या है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो शॉर्ट में डायरेक्ट लिखो, सो ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, खत्म खेल। बस इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। तो कितना सिंपल है। बाकी वो जो रूल वगैरह है ना कि अपोजिट साइड हमारे इक्वल हो जाते हैं, वो सब आप क्लास 9 में पहुंचोगे तब लिखना है, यहाँ पर उतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, उससे भी आपका काम आसान हो गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है 8 नंबर का। अगला क्वेश्चन के पास चला जाए। तो देखो जो 9th नंबर का क्वेश्चन है ना, यहाँ पर अपने को एक कंस्ट्रक्शन करना है और एक ट्रायंगल बनाना है, और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ही आसानी से मैंने आपको इसको सिखाया है एक्सरसाइज में भी, और यहाँ भी हम लोग इसको एकदम सिंपल मेथड में सॉल्व करना सीखेंगे। हमको बनाना है एक ट्रायंगल जिसका नाम रहेगा ABC। उसमें जो साइड हमारी BC आएगी वो 5.3 सेंटीमीटर रहेगी, जो एंगल B बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा, और जो साइड मेरा AB रहेगा वो 4.2 सेंटीमीटर का रहेगा। यानी अपने को दो साइड दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है। साथ ही साथ बोल रहा है कि जब आप लोग ड्रॉ कर लोगे ना, ABC जब बन जाएगा तो आप लोग क्या करो, जो हमारा एंगल जो साइड हमारा AC रहे उसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बनाओ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है जानते हो ना, जैसे देखो ये हमारा परपेंडिकुलर आया था ना ऐसे, और अगर BC में एकदम बीचों बीच में आ जाए तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाएगा, यानी सीधी लाइन भी हो जाएगी और इस वाले लाइन को अगर कट कर दे तो हमारी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहलाएगी। तो कैसे इसको बनाना है, कैसे ड्रॉ करना है, आइए मैं आपको जल्दी से कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो अपने माइंड में एक ड्रॉ कर लो एक ट्रायंगल, जैसे मैं यहाँ पर रफली आपको बता रहा हूँ, ये मेरा ABC इस तरीके से हो जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मेरा BC जो साइड है वो नीचे में आ जाए, क्योंकि अपने को इसका मेजरमेंट दिया हुआ है ना, वो हमारा कितना बोल रहा था 5.3 बोला था शायद, कहाँ गया मेरे क्वेश्चन नंबर 9, हाँ 5.3 बोला है, तो इसको मैं 5.3 ले लूँगा। यहाँ पर जो एंगल मेरा B बन रहा है इसको मैं 60 डिग्री का बनाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में 60 डिग्री का बोला है, और फिर हमारा जो AB है ये 4.2 ऑटोमेटिक जल्दी से बन जाएगा, और ये तो लास्ट में मिल ही जाता है। तो कैसे करना है, सबसे पहले अपन BC बनाएंगे 5.3 सेंटीमीटर का, मतलब नीचे में बना रहा हूँ यहाँ पर, अच्छे से आपको दिखना चाहिए, क्योंकि पहले जब मैं वीडियोस बनाता था ना तब ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट में आपको बहुत अच्छे से दिखता नहीं था, मेरे हाथ बार बार बीच में आ जाते थे।
चलो कोशिश करूँगा ना आए, फिर भी अगर आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो 5.3 यहाँ से ऐसे बन गया एक लाइन, इसका हम लोग नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी। अगर आपके टीचर बोलते हैं कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है तो उसको आप लोग अपने खुद से लैंग्वेज में लिखोगे कि सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ बी सी इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर, सबसे पहले हमने वही किया है, ठीक है। बाकी जरूरी नहीं रहता है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना, लेकिन अगर टीचर बोलते हैं नहीं लिखना ही पड़ेगा तब आपको लिखना पड़ेगा, अगर टीचर आपको कहते हैं तब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम लोग, बी में यहाँ पर एक 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब 60 डिग्री का एंगल क्या करना है आपको, इसका यूज़ करके बनाना है ना, कंपास का, प्रोटेक्टर का यूज़ करके नहीं बनाना है। कैसे बनता है वो देखो, आपको क्या करना है, कोई भी एक रेडियस ले लेना है इस तरीके से, और इसको आप लोग ऐसे रखोगे और एक सेमी सर्कल टाइप से ड्रॉ करोगे। देखो मैं ऐसे इस तरीके से ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। ये हमने यहाँ पर एक ड्रॉ कर लिया सेमी सर्कल। वो हिल मत भाई, वो थोड़ा सा कैमरा ऊपर रहता है ना तो मेरे को बनाने एकदम ही नहीं बनता है। चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बन जाएगा। इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब आपको इसका आर्क जो है ना वो चेंज नहीं करना है। अब क्या करना है कि इस वाले पॉइंट में रख करके इसी सर्कल को कट कर देना है। तो ये जो, एक सेकेंड यार, बड़ा हिलता है, मज़ा नहीं आता मुझे यही चीज़। ये जो मेरा कट हुआ है ना, ये मेरा ऑटोमेटिक 60 डिग्री का बना है, यानी कि यहाँ पर जो कट होगा, इस ये जो मेरा लाइन ऐसे मैं इसको खींच कर दे दूँगा ना तो मेरा 60 डिग्री का बनेगा। उसी तरीके से अगर 120 का बनाना है ना तो इसी में ऐसे रख करके एक बार और कट कर दो तो 120 का हो जाएगा। इस तरीके से हमारा एंगल बनता है। इसको मैं कि एंगल कैसे बनाया जाता है कंपास से, इसका मैंने ना डिटेल में वीडियो भी बनाया है, जैसे 60 डिग्री का, 120 डिग्री का, 180 डिग्री का, 90 डिग्री का, 45 डिग्री का, 20.5 डिग्री का, यानी बहुत सारे मैंने वीडियोज़ बनाए, 3 वीडियोज़ है लगभग। और उन वीडियोस को आपको अगर चाहो तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। नहीं तो अगर नहीं दे पाता हूँ, मान लो भूल जाऊंगा ना, तो मुझे बताना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे लिख देना सर हाउ टू कंस्ट्रक्ट जो एंगल है उसका वाला वीडियो दे दीजिए, तो मैं आपको ढूंढ करके उसको अपने यूट्यूब चैनल से वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी अगर आप मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे ना यूट्यूब के होम पेज के, तो वहाँ भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा, अगर आप मुझे परेशान नहीं करना चाहते हो तो। बाकी अगर चाहो तो मैं कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये मेरा 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अगर मैं इस लाइन को ऐसे बढ़ा देता हूँ तो देखो, मैं इसको ऐसे लंबा से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ पहले तो। इसको भी आप लोग एकदम बड़ा से ड्रॉ करोगे ना, छोटा सा नहीं करना, ध्यान रखना, क्योंकि अपने को 4.2 चाहिए। तो अभी आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा हो गया, भले ये 60 डिग्री का हुआ है लेकिन यहाँ पर तो अपने को 4.2 बोला था। जैसे अगर मैं ऊपर में ए नाम रखता हूँ कहीं पर, तो ये तो मेरा 4.2 नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से एक आर्क कट करना है। आप अपने इसमें मेजरमेंट ले लो 4.2 का। जैसे यहाँ पर मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ, 4.2 में रखूँगा और इसको ऐसे बढ़ा दूंगा। ये मेरा यहाँ 0 में आ गया। तो ये जो मेरी अभी साइज हो गई है ना इसकी, ये 4.2 सेंटीमीटर हो गई है। अब आप क्या करो, इसको बी में रखो और इसी लाइन को एक बार कट कर दो। तो यहाँ पर जो दूरी आ रहा है ना, ये वाला जो पॉइंट आया है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4.2 हो जाएगा। अब इस वाले पॉइंट का नाम ए दे दो। तो मेरा ए से लेकर के बी तक 4.2 सेंटीमीटर आ गया। तो इसको लिख दो 4.2 सेंटीमीटर। इतना ही बोला था ना क्वेश्चन में, हाँ इतना ही बोला था। तो 4.2 सेंटीमीटर हो गया, एंगल बी 60 डिग्री हो गया, और ये मेरा बी सी जो था 5.3 सेंटीमीटर हो गया। पूरा चीज़ जो क्वेश्चन ने बोला था वो बन गया। बस अब क्या करो, ए से लेकर के सी तक एक लाइन बना दो ताकि ये मेरा एक ट्रायंगल बन जाए, क्योंकि खुला से तो ट्रायंगल होता नहीं है ना, पैक्ड ट्रायंगल होता है। तो इसको मैं ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे मिला देता हूँ। तो इसका अपने को मेजरमेंट लेने के लिए बोला भी नहीं था, हमको लेना भी नहीं है। तो ये मेरा ट्रायंगल बन गया, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। लेकिन हमसे एक चीज़ और बोला था कि जो आपका साइड AC बनेगा ना, उसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या है कि इसके बीचों बीच में, यानी कि बिना नापे आपको क्या होना चाहिए, एकदम बीचों बीच में एक सीधी लाइन आनी चाहिए जो 90 डिग्री से इसको कट भी करे, एकदम सेंटर में आए AC के। तो वो कैसे बनेगा, आपको फिर से अपने इसी को ले लेना है और यहाँ पर आपको क्या करना है कि हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे मान लो ये हम लोग अप्रॉक्स अपने दिमाग से लेंगे, यहाँ पर ये मेरा हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा आ जा रहा है, या फिर थोड़ा सा और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेरा हाफ से ज़्यादा गया ना, अब आप लोग सी में रखो और ऊपर एक आर्क कट करो इस तरीके से, ठीक है। और सेम टू सेम आर्क एक नीचे भी कट कर दो ऐसे, ओके। अब इसको क्या करो, ए में उठा करके ले जाओ और हम इसको हिलने मत देना ना, यानी जो आर्क हमारा जो साइज है हमारा इसका, ये अभी वैसे ही रहेगा। यहाँ पर ऊपर वाले आर्क को कट कर दो और नीचे वाले आर्क को ऐसे कट कर दो। अब ये जो 2 पॉइंट मिले आपको, ये एक पॉइंट और ये वाला एक पॉइंट, इसको अगर आप मिलाओगे ना तो ऑटोमेटिक मेरा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से, ये मैं यहाँ से इसको ऐसे ले जाता हूँ। इसमें यहाँ पर मैं इसको नाम भी दे देता हूँ, इसका नाम मैं इधर M दे देता हूँ, इसका नाम इधर मैं N दे देता हूँ। आप लोग कुछ भी दे सकते हो। तो हम लोग लास्ट में लिख भी देंगे कि MN जो है, MN इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, PB लिख देता हूँ मैं शॉर्टकट में, ऑफ AC, इस तरीके से। और ABC जो मैं रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, यहाँ पर लिख दो ABC इज़ रिक्वायर्ड ED ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारा एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। और MN जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मेरा AC का। बस इतना ही आपको इस क्वेश्चन में काम करना था। बहुत ही आपको अगर और डिटेल में सीखना है ना कैसे बनाया जाता है ट्रायंगल, तो आप एक्सरसाइज 17B का जो वीडियोस है मेरे ना, उसे जरूर देखना। आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी तो आप लोग इसे एकदम डिटेल में सॉल्व करना सीख जाओगे। फिर जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं।
तो देखो जो मेरा 10th नंबर क्वेश्चन और इससे आगे के जो क्वेश्चन है 16 तक, ये जो हमारे पास है ना वो टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। इसमें आपको डिटेल में सॉल्व नहीं करना है, बस फटाफट माइंड में ही सॉल्व करके जितना जल्दी हो सके इस क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं ताकि एग्जाम में आपका टाइम बच सके। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द सप्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री इज, यानी जो 35 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल है वो कितना है। तो अगर आपको सप्लीमेंट का मतलब पता होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट ये दो चीज़ें होती हैं। सप्लीमेंट का मतलब होता है कि दो एंगल को जब हम लोग ऐड करें और उसका सम अगर आ जाता है 180 डिग्री तो उसे हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट एंगल। और अगर दो एंगल को ऐड करें और उनका सम अगर आता है 90 डिग्री तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास 35 दिया हुआ है, तो दिमाग लगाओ कि 35 में हम लोग कितना ऐड करें कि हमारा 180 डिग्री बन जाए, क्योंकि सप्लीमेंट पूछा है। तो 35 में 180 बनने के लिए हम लोग, अगर मान लो से डायरेक्ट नहीं बन रहा है, दिमाग में अगर नहीं आ रहा है कि कितना होगा, तो अब जल्दी से क्या करो, 180 में से माइनस कर दो 35 को। तो माइनस करोगे तो 10 में से 5 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 3 माइनस हो तो 4 आ गया और ये 1 का 1 उतर जाएगा। यानी कि 35 में अगर 145 ऐड करोगे ना तब जाकर के आपका 180 आएगा। और ये दोनों जो 35 और 145 हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाते हैं। 145 का सप्लीमेंट 35 होगा और 35 का सप्लीमेंट जो होगा हमारा 145 होगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर, ये चीज़ आसान था। तो 145 यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है, टिक मार दो। अगला क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है। यहाँ पर देखो AOB जो मेरा स्ट्रेट लाइन है, इसमें एक इस तरीके से रे आ जाता है OC नाम का, और जो एंगल बनता है AOC वो बन जाता है 56 डिग्री का, और जो BOC जो एंगल है वो x डिग्री का है। तो बताइए कि जो x का वैल्यू है वो कितना है। तो हमारा ये क्या बन रहा है, देखो सीधी लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, एक ऐसे रे आया हुआ है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर कहलाएंगे। और हम क्या जानते हैं कि लीनियर पेयर का भी जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बार बार इस चीज़ को बताया है। तो इन दोनों का सम हमको 180 डिग्री निकालना है। तो 56 में कितना प्लस करूँ कि 180 आ जाए। तो अपने को भी दिमाग मान लो काम नहीं कर रहा, तो फटाक से हम लोग क्या करेंगे, वैसे तो आप ओरली ही बनाने की कोशिश क्या करो, फिर मैं बाकी बच्चों के लिए इसको जल्दी से बता देता हूँ। ऐसे माइनस करना तो आपका आंसर आ जाएगा। 10 में से 6 माइनस करोगे तो आ जाएगा 4, फिर वहाँ पर 7 में से 5 माइनस करोगे तो आ जाएगा 2, और ये 1 का 1 उतर जाएगा। यानी कि ये वाला जो है मेरा ना 124 डिग्री का है। तभी जाकर के दोनों को प्लस करने के बाद हमारा 180 आएगा। और ये लीनियर पेयर में यही होता है कि अगर हमारा दो एंगल है, बीच में कोई लाइन ऐसे कट कर दिया है उसको, है ना, और एकदम सीधी लाइन पे वो दोनों एंगल हैं, तो वो दोनों लीनियर पेयर कहलाते हैं और दोनों का सम 180 डिग्री होता है। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम ये जो क्या बोल सकते हो आप लोग, थियरम वगैरह है ना, ये अच्छे से एकदम छप जाए। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है इसे भी सॉल्व करते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है। अच्छा 124 दिया है कि नहीं दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो बिल्कुल सही होगा। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा ABC ट्रायंगल है उसमें जो BC साइड है उसको बढ़ा करके D तक ले गया गया, और जो हमारा फिर इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना वो 125 डिग्री का बन रहा है। इस वाले एंगल का नाम ACD रखा गया है। और जो यहाँ पर एंगल बन रहा है जिसका नाम BAC बोल रहा है, ये 60 डिग्री का है। तो बताइए ABC का वैल्यू कितना होगा। तो ABC कौन सा एंगल है, ये वाला देखो ABC। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, बीच में जो लेटर रहता है ना उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये वाला एंगल के बारे में पूछ रहा है। अगर ये वाला एंगल पूछता है तो हम जल्दी से लीनियर पेयर का रूल लगा देते, लीनियर पेयर से सॉल्व हो जाता है। अब इस वाले एंगल को कैसे निकाला जाए, तो एक्सटीरियर एंगल वाला जो रूल है जिसके तहत हमको क्या पता है कि इन दोनों को प्लस करते हैं तो उसका जो सम होता है वो इसके बराबर आता है। मान लो अगर यहाँ पर 100 डिग्री रहता फॉर एग्जाम्पल, तो ये 60 है तो ये 40 हो जाता, क्योंकि 60 और 40 मिलाकर के 100 आता है। तो अब मैं ये वाला एंगल कैसे निकालूं, तो सिंपल है, आप क्या करो इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो है कितने डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर 125 में से अगर 60 माइनस करोगे तो आपका आएगा 65 डिग्री। तो इसका मतलब ये 65 डिग्री का है। तभी ना 60 और 65 को प्लस करेंगे तो 125 आएगा। तो इधर से भी आप दिमाग लगा सकते हो कि कितना प्लस करूँ कि 125 आ जाए, और अगर दिमाग काम नहीं कर रहा तो ऐसे उल्टा करके माइनस भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको एकदम फटाफट आंसर निकालते जाना है और टिक मारते जाना है। एग्जाम में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आपके टीचर मान लो बोलते हैं, वैसे बोलेंगे नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, फिर अगर आपका मन है कि आप इसको सॉल्व करो डिटेल में ना अपनी कॉपी में, तो डिटेल में जैसे मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन सॉल्व कराया है ना वैसे ही कर लेना, बस एंगल प्लस माइनस इस टाइप से लिखते जाना। बाकी मैंने आपको एकदम मेथड पूरा पहले ही समझा दिया है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे सॉल्व किया जाए। तो ये रहा हमारा 13th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, जिसमें एंगल B बता दिया है 40 डिग्री का है, एंगल C जो है 35 डिग्री का है। तो बताइए जो एंगल A होगा वो कितने डिग्री का होगा। तो हम क्या जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल को मिला करके। अब दो एंगल हमारे पास कितने कितने के हैं, तो 40 और 35 है, तो दोनों को प्लस करो तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 75 डिग्री। अब आप लोग इसमें से इसको माइनस करो तो आपको पता चल जाएगा कि थर्ड वाला एंगल कितने डिग्री का है। तो यहाँ मेरा 10 में से 5 माइनस हो तो 5
5 आ गया। उसके बाद यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 7 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा और ये 1 का 1 उतर जाएगा। यानी कि जो थर्ड वाला एंगल है ना वो 105 डिग्री का है, तो एंगल ए जो होगा 105 डिग्री का होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इस तरीके से आपको इसको भी एकदम ईजिली सॉल्व कर लेना है। यानी कि तीनों का सम निकालने के बाद हमारा 180 आता है, बस ये रूल आपको याद होना चाहिए, ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बाकी अगर आप स्टेटमेंट वगैरह बना के लिखना चाहते हो तो वैसे ही लिखोगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, फिर ए बी का वैल्यू रखोगे, फिर ए का तो वैल्यू नहीं पता है, बी और सी का वैल्यू रखोगे, फिर उन लोग को ट्रांसफर करोगे। तो वैसे ही आपको करना है जैसे आपको मैंने पहले वाले एक्सरसाइज में और क्वेश्चन में समझाया है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं सॉल्व करके बताऊंगा तभी बनेगा, क्योंकि एक्सरसाइज में स्टेप से क्वेश्चन आ चुके थे। इसमें बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें जो एंगल 2a है, एंगल a है ना, अगर उसका डबल करूँ तो वो एंगल b का ट्रिपल हो जाता है, और वो दोनों मिल करके फिर एंगल c का क्या हो जाते हैं, मतलब कि एंगल 3b जो है वो इक्वल टू है 6c के। इसको नॉर्मली इस तरीके से पढ़ा जाता है कि 2 एंगल a इज इक्वल टू 3 एंगल b इज इक्वल टू 6 एंगल c। तो बताइए कि एंगल b का जो वैल्यू होगा वो कितने डिग्री का होगा। तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सभी जगह से ना ये जो इक्वेशन बने हुए हैं यहाँ से एंगल b का वैल्यू निकालना है इक्वेशन के फॉर्म में। आइए मैं कॉपी में क्लियर करता हूँ इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखो ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोग क्या करो, यहाँ पर लिखो कि 2 एंगल a जो है वो इक्वल है 3 एंगल b के। तो यहाँ से एंगल a का अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो वो हम लोग को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल a इक्वल टू 3 एंगल b, और ये 2 इसके साथ चिपका हुआ है यानी कि मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो मैं 3 के डिवाइड में ही लिख देता हूँ इस तरीके से। क्लियर है। एंगल b को थोड़ा सा साइड में रहने देता हूँ ताकि वो अलग से आपको दिखते रहे। तो एंगल a का वैल्यू ऐसे निकल गया। उसी तरीके से यहाँ पर मैं से बोला था कि 6 एंगल c जो है वो इक्वल है 3 एंगल b के, है ना। दोनों बात एक ही है, इधर से इधर लिख लो या इधर से इधर लिख लो, दोनों इक्वल है तो आप लोग कैसे लिख सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सी का वैल्यू निकालेंगे। बी को मतलब हम लोग को एकदम साइड में रखना है क्योंकि बी के ही लास्ट में वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, सी का वैल्यू निकालने के लिए 6 को ट्रांसफर करेंगे। तो एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 3/6 एंगल बी। अब ये कट हो रहा है तो कट भी कर लो, काम और आसान हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एंगल बी। ये निकल गया एंगल ए का और एंगल सी का वैल्यू। अब आप लोग क्या करो कि जो हमारा रूल है ना कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसे हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं, वो रूल यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर दो। कैसे करोगे, इसमें लिखोगे आप लोग कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, एंगल बी का जो यानी एंगल ए का जो वैल्यू है ना बी के फॉर्म में वो रखेंगे। यानी कि यहाँ पर 3/2 एंगल बी ऐसे लिखेंगे ए के बदले में। बी की जगह पर बी ही रहने दो, उसको कुछ चेंज नहीं करना है। सी की जगह पर हम लोग क्या जानते हैं कि सी का वैल्यू कितना निकला है, 1/2 एंगल बी निकला हुआ है, इक्वल के उस साइड में 180 डिग्री। बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ भी एंगल बी है, यहाँ भी एंगल बी है, यहाँ भी एंगल बी है। तो तीनों से आप क्या करो, जो एंगल बी है उसको कॉमन ले लो। तो यहाँ पर तो आपके पास 3/2 बच जाएगा जब हम लोग कॉमन लेंगे। तो एंगल बी को जब बाहर हटाएंगे तो इधर मान लो एंगल बी मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं तीनों साइड से बाहर ले लेता हूँ एंगल बी को। तो यहाँ 3/2 बचा। अब यहाँ क्या बचा, तो यहाँ पर हमेशा एक 1 छुपा रहता है, यानी एंगल बी का जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 से हो रहा है। जैसे ये सभी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, वैसे इसके साथ एक 1 मल्टीप्लाई में। हम जानते हैं कि अगर एंगल बी का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें आंसर में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पर एक 1 हमेशा छुपा रहता है। तो जब हम लोग b को पूरा का पूरा कॉमन ले लेंगे तो वहाँ पर का 1 जो है वो बच जाएगा, ठीक है। देखो ना अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो इतना आ जाएगा, और फिर लास्ट में यहाँ पर से हमारे पास कितना बच गया, तो 1/2 बच गया। इस तरीके से कॉमन लिया जाता है। कॉमन मतलब कि सभी को उठा करके एक बार बाहर निकाल लो, जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो बच जाएंगे। इक्वल के उस साइड में 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एंगल बी, अब यहाँ पर हमारे पास देखो 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 छुपा हुआ है और ये 2 है। तो सभी का एलसीएम तो 2 आ जाएगा। तो नीचे मैं 2 लिख लेता हूँ, दिख रहा है ना अच्छे से। एक सेकंड इसके ऊपर कर लेता हूँ। तो नीचे में 2 लिख लिया मैंने। अब क्या रूल है कि जो भी एलसीएम आता है उसका नीचे हम लोग डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर, और उस 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। तो ऊपर 3 लिख लो, प्लस की साइन लगा लो। 2 को जब हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा आंसर, और उस 2 को जब ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर, और उस 1 का ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 आ जाएगा। इक्वल के उस साइड में 180 डिग्री है। अब यहाँ से एंगल बी, इसे सॉल्व करो तो 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं, यानी ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई की साइन। हम लोग जो जब कभी कॉमन लेते हैं ना तो मल्टीप्लाई के साइन के साथ जाता है। तो मैं मल्टीप्लाई की साइन करके इसको 6/2 कर देता हूँ, इक्वल उस साइड में 180 डिग्री। चाहो तो यहाँ पर कट भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। एंगल बी का वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये जो हमारा इधर डिवाइड में था 2 ऊपर चला जाएगा, और 6 जो है इधर आकर के नीचे में आ जाएगा। अब 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और ये 0 का 0 उतर गया। 30 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो हो जाएगा 60, यानी एंगल जो बी है वो 60 डिग्री का है।
तो इस तरीके से आपको तो मैंने डिटेल भी स्टेप बाय स्टेप समझाया है, इतना जरूरी नहीं है कि एग्जाम में भी इतना डिटेल में बनाओ, बाकी बना सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक आपको मैंने बता दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है वो भी एक ट्रायंगल से रिलेटेड है, और यही क्वेश्चन जो है ना इसी को घुमा करके यहाँ पर बनाया गया है। जैसे यहाँ पर 2 एंगल या 3 एंगल भी दिया हुआ था ना, उसी तरीके से यहाँ बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, इसमें A माइनस बी करने पर 33 डिग्री आता है, B माइनस सी करने पर 18 डिग्री आता है। तो बताइए एंगल B का वैल्यू कितना निकलेगा। तो जैसे यहाँ पर आपने किया था ना, एंगल A को B के बराबर निकाला था और C को भी B के बराबर निकाला था, वैसे ही यहाँ पर करेंगे हम लोग, और फिर जो हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करके इसको सॉल्व कर लेंगे। एकदम सेम मेथड यूज़ होगा, बस यहाँ पर इस टाइप से दिया हुआ था और यहाँ पर माइनस करके दिया हुआ है और कुछ चेंज नहीं है। आइए कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं, A माइनस बी इक्वल टू 33 डिग्री और B माइनस सी इक्वल टू 18 डिग्री। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से A की वैल्यू निकालने के लिए B को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो A इक्वल टू हो जाएगा मेरा 33, और ये जो माइनस का B है इधर जाकर के ये प्लस का B हो जाएगा। 33 डिग्री प्लस में B आ गया, ये A का वैल्यू निकल गया। उसी तरीके से अब यहाँ मैं C का वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि C के साथ क्या साइन लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है। तो अगर मैं B को ट्रांसफर करता हूँ तो ये माइनस C आ जाएगा, और अपने को माइनस C नहीं लाना है ना, अपने को प्लस का C लाना है, तो उसके लिए फिर साइन वाइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब अगर टेंशन से आप बचना चाहते हो तो उसका मैं एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप क्या करो, C को ही ट्रांसफर करो। तो देखो B इक्वल टू ऐसे आ जाएगा, B इक्वल टू 18 डिग्री, और ये माइनस का जो C है वो प्लस का C में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब अपने को तो C का वैल्यू चाहिए था, B का तो चाहिए नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे, अब 18 को इधर ले आएंगे। तो 18 अब इधर प्लस में है, यहाँ की इसके देखो इसके लेफ्ट में कोई भी साइन नहीं है, यानी कि प्लस में है, तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा B माइनस में 18 इक्वल टू C। ऐसे किया करो, मतलब कि अपने काम को आसान करो। बाकी अगर आप वैसे भी करते ना, अगर आप B को ट्रांसफर करते तो माइनस C आ जाता, फिर आपको साइन चेंज करना पड़ता, फिर माइनस की साइन को ट्रांसफर करना पड़ता, तो वो मुझे लगता है कि बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए एकदम आसान तरीका है कि आप C को ही ट्रांसफर कर दो, उसको प्लस में बना दो, फिर 18 को इधर ले आओ, माइनस में आ जाएगा। आप वैसे भी करते तो भी आपका आंसर इतना ही आता, बस उस कंडीशन में आपका इस तरीके से लिखा रहता है, C इक्वल टू B माइनस में 18, ऐसे लिखा रहता है। तो बात तो एक ही है ना, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो हम लोग देखो यहाँ से C और A का वैल्यू निकाल लिए ना, अब हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो होता है वो हमारा होता है 180 डिग्री का। ठीक है। एंगल ए का वैल्यू हमने कितना रखा है, कितना निकाला है, तो वो निकाला हमने 33 प्लस में B। ठीक है, डिग्री वगैरह लास्ट में लगाते रहेंगे। एंगल B का वैल्यू अपने पास अभी नहीं है, वो रहने देते हैं। और एंगल C का वैल्यू हमने कितना निकाला है, तो एंगल B, या फिर आप इसको B लिख लो, माइनस में 18। एंगल का साइन यहाँ से भी हटा देता हूँ, फालतू में टाइम वेस्ट होगा हमारा, जल्दी जल्दी सॉल्व करना। वैसे भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में इतना ज़्यादा एकदम रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारे पास देखो यहाँ पर भी B है, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, तीनों क्या है प्लस में। ये देखो जो माइनस के साइन है ना वो 18 के लिए ध्यान रखना। तो B मिला करके हमारा 3B आ जाएगा, तो इसको साइड में 3B कर लेते हैं। उसके बाद 13 प्लस में है और 18 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सॉरी 13 बोल रहा हूँ, 33 है, तो 33 में से 18 माइनस करेंगे कितना आएगा, 13 में से 8 माइनस होगा हमारा तो आ जाएगा 5, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1, यानी कि 15 आ जाएगा। और बड़े नंबर 33 जो है हमारा वो पॉजिटिव है, तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखना। निगेटिव भले लोग माइनस कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े नंबर में साइन रहता है वो उतरता है। इक्वल के उस साइड में 180 डिग्री रख लो। अब आप लोग क्या करो, इस 3 को ट्रांसफर कर दो ताकि ये हमारा कटपिट हो जाए यहाँ पर से। ये देखो हमारे पास बचेगा क्या, फिर एक काम करो 15 को पहले ट्रांसफर करो। 3B इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 15, तो यहाँ से मेरा 3B का वैल्यू कितना निकल गया, 10 माइनस होता तो 70 आता, तो 165 आ जाएगा। अब B का वैल्यू निकालना है तो 165, और 3 को ट्रांसफर करेंगे तो इधर आकर के ये डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको कट कर लो, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 16 में से 15 कट हुआ बचा 1, वो आगे जाकर इसको फिर से 15 बना देगा, तो फिर से 3 5 जा 15, तो B का जो वैल्यू होगा यहाँ से वो 55 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। ऑप्शन नंबर B में ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन B जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो जो हमारा 16 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहा है कि ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल है और वो राइट एंगल भी है, यानी कि राइट एंगल वाला आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें एंगल A जो है ना वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जो हमारा साइड BC है वो 6 सेंटीमीटर का है। तो बताइए AB जो होगा वो कितनी डिग्री का होगा, सॉरी कितने, उसका जो लेंथ होगा वो कितने सेंटीमीटर की होंगी, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में भी आएगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है इसका मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि कौन से रूल वहाँ पर फॉलो करना है आपको और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल का ट्रायंगल बना लिया है, और इसमें हमसे साफ साफ बोला था क्वेश्चन में कि जो एंगल A है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो इसका नाम मैंने साइड यानी पॉइंट जो हमने A दे दिया ताकि ये मेरा एंगल A 90 डिग्री का दिखे।
अब क्या है कि हमारा ट्रायंगल का नाम क्या था, ABC था, तो किधर भी आप B रख लो नाम और इस साइड में आप लोग C रख दो, तो ये मेरा ABC एक ट्रायंगल बन गया। अब हमसे बोला गया था कि जो BC जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर का है, यानी कि ये वाला जो होगा मेरा वो 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्लियर है। अब अपने को क्या पता है कि ये आइसोस्केलेट ट्रायंगल है, तो आइसोस्केलेट ट्रायंगल में दो जो साइड होते हैं ना वो आपस में इक्वल होते हैं। ये जो बेस होगा और ये जो हाइट होगा ये दोनों मेरे आपस में इक्वल होंगे, यानी कि जो मेरा AB होगा ना वो इक्वल होगा AC का। अगर ये मेरा मान लो 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा, क्योंकि ये आइसोस्केल है जिसके दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। अब ये दोनों ही साइड आपस में क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरे एक्यूट एंगल होंगे, यानी कि ये छोटे एंगल होंगे ना। मान लो कोई हमारा आइसोस्केल है, इसका मतलब ये कितने कितने के होंगे, ये 45 और 45 डिग्री के होंगे, तभी ना फिर 45 और 45 मिला करके 90 होगा और ये भी मेरा 90 आ जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारे इक्वल एंगल होते हैं उसके जो अपोजिट हमारे साइड्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। मैं शायद आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, इतना कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, सिंपल हमारा चलो ये 90 डिग्री का हो गया, ये मेरा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। क्लियर है। हमको क्या करना है, हमसे बोला था कौन सा साइड का AB का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो दोनों का वैल्यू सेम है ये ध्यान रखना। ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि राइट एंगल का ट्रायंगल है, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस चाचा का थ्योरम यूज़ करेंगे। उन्होंने क्या बताया था कि ये वाली जो साइड होती है BC जिसका नाम दिया हुआ है, इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों साइड के सम के बराबर होगा, यानी कि AB का स्क्वायर और प्लस में AC का स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसके जगह पर तो इसका वैल्यू रख देंगे, इसका 6 का स्क्वायर लिख देंगे, लेकिन इस साइड में हम लोग क्या करेंगे कि इसे हम लोग AB का स्क्वायर लिखेंगे और इधर भी हम लोग AC के बदले में AB का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास तो अपने को AB का वैल्यू निकालना है। अगर AC का बोले रहता ना तो AB के बदले में AC लिख देता मैं, लेकिन यहाँ पर अपने देखो दोनों सेम है, इक्वल है, इसलिए मैंने इसकी जगह पर AB का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है। तो ये मेरे यहाँ से कितना हो जाएगा, AB और AB 2AB हो जाएगा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 मेरा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2AB का स्क्वायर। हम लोग को यहाँ से AB निकालना है, तो पहले तो 2 को ट्रांसफर करो, तो 2 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 36 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, मैं पेज फालतू वेस्ट कर रहा हूँ, यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा हो जाएगा, ये जब कट होगा तो 18 आ जाएगा, क्योंकि 2 का टेबल में 18 टाइम पे 36 आता है, तो 18 इक्वल टू हो जाएगा मेरा AB का स्क्वायर। अब अपन क्या करते हैं, AB का स्क्वायर तो निकालना नहीं, AB निकालना है, तो स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये मेरा रूट में आ जाएगा, रूट इक्वल टू यानी रूट 18 इक्वल टू AB आ गया। अब अपने को रूट 18 का वैल्यू तो पता है नहीं, यानी कि हम लोग देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, फिर 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, यानी ये बीच का है, इसका कोई कंप्लीट स्क्वायर रूट हमारा नहीं निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। 18 का देखते हैं क्या फैक्टर बनता है, तो 2 के टेबल में 9 टाइम पे आता है, फिर 3 3 जा होता है और फिर 3 1 जा 3 होता है, यानी कि 2 × 3 18 का फैक्टर है। तो एक बार इसको ऐसे लिख लो, 2 × 3 इक्वल टू साइड में AB रहने दो। अब यहाँ से 3 और 3 का पेयर बन रहा है तो वो तो बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा रूट के अंदर ये 2, और ये हमारा क्या भी निकल रहा है आंसर, सेंटीमीटर में निकल रहा है, इक्वल टू AB इक्वल टू 3√2 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना था। कितना सिंपल है। आप लोग AB को इधर भी लिख सकते हो, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, और इसका तो जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ना उसमें टिक लगाना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर B है वो बिल्कुल सही है, 3√2 जो है ना ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन आएगा। अब चलो जो फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है उसको हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये रूल हमने बार बार सॉल्व किया है कि किसी भी ट्रायंगल में जो सम होता है तीनों एंगल का वो कितनी डिग्री का होता है, तो वो 180 डिग्री का होता है। क्लियर है। दूसरा, द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ब्लैंक देन द थर्ड साइड। यानी किसी भी ट्रायंगल में अगर आप दो साइड का सम करते हो तो वो थर्ड साइड से हमेशा कैसा रहता है, तो वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर ही रहेगा। अगर ग्रेटर नहीं निकल रहा है ना तो वहाँ पर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। इस टाइप से क्वेश्चन भी आपने एक्सरसाइज में सॉल्व कर रखे हैं। वहाँ पर आपको 3 साइड दिए हुए रहते थे और पूछा जाता था कि किसमें हमारा ट्रायंगल पॉसिबल है और किसमें पॉसिबल नहीं है। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा एक्सरसाइज में, क्योंकि वीडियो मैंने एक्सरसाइज का बहुत पहले बनाया था। बाकी ये वाला क्वेश्चन है आपके क्लास 7 में या क्लास 8 में कहीं ना कहीं है कि जो हमारा दो साइड का सम निकलता है ना वो हमेशा थर्ड वाले साइड से ग्रेटर ही रहता है। ध्यान रखना किसी भी ट्रायंगल में। ठीक है। ये रूल आगे चल करके भी काम आएगा, इसको हम दिमाग में बैठा लो। अगला जो क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल हमारा है ABC, उसमें एंगल A जो है वो 90 डिग्री का है, यानी कि जो ABC है वो एक राइट एंगल का ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल के ट्रायंगल में जो BC का स्क्वायर है वो किसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो हमारा वही पाइथागोरस का थ्योरम ही तो पूछ रहा है ना। 90 डिग्री का एंगल बता दिया, यानी कि राइट एंगल है। राइट एंगल में पाइथागोरस का थ्योरम लगता है और वो इसी तरीके से दिखता है कि जो हाइपोटेन्यूज है BC का स्क्वायर वो हो जाएगा मेरा AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। और ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर एंगल A जो था 90 डिग्री था, तो इसी टाइप से भी सेम टू सेम डायग्राम बना के मैंने आपको समझाया था। तो बस पाइथागोरस का थ्योरम पूछ रहा है हमसे और कुछ नहीं है। तो AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ वाले में क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AB इक्वल टू AC है, यानी दो साइड आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ये मेरा एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। इसका मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा तब आपको क्लियर होगा। जैसे देखो यहाँ पर मैं एक आइसोस्केल ट्रायंगल बना लेता हूँ।
ये बन गया मेरा आइसोस्केल ट्रायंगल। इसमें ए बी और ए सी बराबर बोला है ना, तो इसका नाम मैं ए दे देता हूँ, इसका नाम बी दे देता हूँ, इसमें सी दे देता हूँ। तो ये वाली जो मेरी साइड ए बी है और ये वाली जो मेरी साइड ए सी है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। उसके बाद बोल रहा है ए डी एक लाइन है जो परपेंडिकुलर एकदम सीधा आ रहा है बी सी पर। तो मैं एकदम ए से लेकर के एक सीधी लाइन बनाता हूँ इस तरीके से ए डी। ये क्या हो रहा है, बी सी पर एकदम सीधा आ रहा है। अब बोल रहा है बताइए जो बी डी होगा वो किसके बराबर होगा। तो बी डी कौन सा लाइन, यहाँ से यहाँ तक। तो ध्यान रखना कि कभी भी एक आइसोस्केल ट्रायंगल में जब किसी भी एक एंगल से हमारा ना जब बाइसेक्ट करते हुए या फिर कह लो आप लोग सीधा जब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन आता है, तब वो जो लाइन होता है वो दूसरे वाले साइड को एकदम बाइसेक्ट कर देता है, बराबर बराबर दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी अगर टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर था तो यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यानी जो बी डी होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे सी डी के, या डी सी लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो बी डी इक्वल टू सी डी या फिर डी सी कर दो, जो लिखना है लिख दो, यहाँ से डी से सी तक। क्लियर ये चीज़। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स का। इन द गिवन फिगर साइड बी सी जो है एक ट्रायंगल का, उसको प्रोड्यूस किया गया है टू डी तक। यहाँ पर देखो एक फिगर बना हुआ है, ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल था, है ना। इसमें हमारा जो साइड बी सी था इसको बढ़ा करके डी तक ले गया एंड सी ई जो है पैरेलल, पैरेलल जो हमारा वो लाइन है बी ए के। तो कौन सा भी है, सी ई, ये वाली लाइन जो है वो पैरेलल है बी ए के। तो अगर बी ए सी हमारा 50 डिग्री का है ये वाला एंगल, तो बताइए ए सी ई कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो देखो इसमें इतना बड़ा जो क्वेश्चन दिया है ना, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बस डायग्राम भी दे देता ना तो भी आप इसको आसानी सॉल्व कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा अपने बुक को घुमाना है। अब यहाँ पर देखो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये वाला ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। इस टाइप से क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में भी समझाया था, क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना, टेस्ट पेपर 17 का। तो ये दोनों अगर अल्टरनेट इंटीरियर हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये 50 डिग्री का है तो ये भी मेरा 50 डिग्री का ही होगा, खेल खत्म, और कुछ इसमें करना ही नहीं था। तो यहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट ए सी ई जो है इसके बदले में 50 डिग्री लिख दो। चलो जो फिल इन द ब्लैंक्स तो हो गया कंप्लीट। अब ट्रू फॉल्स किया जाए। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं डायग्राम भी बना दूंगा। इसमें बोल रहा है कि इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल देन दी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो वही चीज़ तो अभी हमने बताया ना आपको कि अगर दो पैरेलल लाइन है उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो हमेशा आपस में इक्वल ही होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू बात है। ये हमसे एक स्टेटमेंट यानी कि चेक कर रहा था कि आपको ये रूल पता है या नहीं पता, ये एक तरह से रूल है हमारा, ठीक है। तो ये ट्रू है। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है कि इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब देखो मान लो ये लाइन है और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो देन दी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट कौन सा होता है, जैसे ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट कहलाएंगे। ऊपर में जो बनेगा नीचे में जो बनेगा ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट कहलाएंगे, और हमेशा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल ही रहते हैं। तो यहाँ भी वही बोल रहा है ना, आर इक्वल, तो ये भी हमारा ट्रू है। अगर लिख देता नॉट इक्वल तो अब ये फॉल्स हो जाता, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मैंने आपको एक्सरसाइज में बताया है, टेस्ट पेपर में बताया है, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया है। उसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन में ईच एक्यूट एंगल ऑफ एन आइसोस्केल राइट ट्रायंगल मेजर 60 डिग्री। अब देखो इसको एकदम घुमा करके दिया है, दिमाग एकदम आराम से रिलैक्स होकर के समझो। आइसोस्केल हमारे पास ट्रायंगल है ना, आइसोस्केल जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। मैं एक आइसोस्केल ट्रायंगल बना रहा हूँ, लेकिन वो जो आइसोस्केल है वो राइट वाला भी है, यानी राइट एंगल वाला ट्रायंगल है, यानी 90 डिग्री का भी उसमें एंगल बन रहा है। जैसे कौन सा था ये, जैसे हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 था ना, सेम उसी टाइप से है। मैं एक राइट एंगल का ट्रायंगल बनाता हूँ जो आइसोस्केल हो ना। रुको देखो, ये बना और ये बना। इसमें क्या है कि मेरा ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल है, तो ये आइसोस्केल बन गया। यहाँ पर बन रहा है मेरा राइट एंगल का ट्रायंगल, यानी ये 90 डिग्री का है। अब हम लोग क्या जानते हैं, आइसोस्केल अगर रहता, नॉर्मल अगर आइसोस्केल रहता, कभी भी ना आइसोस्केल अगर रहता है तो उसमें क्या होता है हमारा, नहीं आइसोस्केल वाले नहीं, हाँ इसमें जो रहता है हमारा ये 60 डिग्री का हो सकता है, इसमें पॉसिबल है। जो हमारा एक्यूट एंगल है, एक्यूट का मतलब होता है जो हमारा 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है, उसे एक्यूट कहते हैं। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन में, ये लोगों को समझते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो देखो यहाँ पर हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल था, ये वाला 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब बोल रहा है कि जो एक्यूट एंगल बच गया, यानी ये वाले एंगल और ये जो एंगल बन गए, ये दोनों जो होंगे 60 डिग्री के होंगे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल, आप ही सोचो, अगर ये दोनों अगर 60 के हो जाएंगे तो 60 + 60 हो जाएगा मेरा 120, और उसमें अगर मैं 90 प्लस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 210। 120 + 90 कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। जबकि हम क्या जानते हैं, तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है। यानी कि अगर ये राइट एंगल का ट्रायंगल है आइसोस्केल वाला, तो उसमें एक्यूट एंगल जो है ना वो 60 डिग्री के नहीं होंगे। वो कितने डिग्री के होंगे, वो 45 और 45 डिग्री के होंगे। तब जाकर के 45 और 45 90 होगा, और ये थर्ड वाला 90 मिला करके टोटल मेरा 180 डिग्री आएगा। तब हमारा इक्वेशन सही बनेगा। अगर हम लोग 60 ले लेते हैं तो वो गलत है, वो हमारा ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो हो गया फॉल्स हो गया, बिल्कुल गलत है। 60 डिग्री का नहीं होता है, वो 45 डिग्री का होता है।
लास्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं, ए राइट ट्रायंगल कैन नॉट हैव एन ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसको भी समझते हैं, इसी से समझते हैं। एक राइट एंगल का ट्रायंगल है, इसको भूल जाओ कि ये आइसोसेलेस के लिए कुछ है, बस सिंपल समझो राइट 90 डिग्री वाला एंगल है ये, ठीक है। यानी 90 डिग्री एंगल वाला एक ट्रायंगल है जिसको हम लोग राइट ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल इसमें नहीं हो सकता, ये राइट एंगल के ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता। तो ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री से बड़ा एंगल होता है उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो अगर मान लो ये 90 डिग्री का खुद ही हो गया है एक एंगल, तो अगर ये भी मेरा 90 डिग्री से बड़ा हो गया, मान लो ये 100 डिग्री का हो गया, तो ये ऑटोमेटिक 90 और 100 तो मेरा 190 चला गया ना, इस एंगल को तो जरूरत ही नहीं पड़ा। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है कि कभी भी हमारे ट्रायंगल में अगर एक राइट एंगल आ गया है ना, तो बचे हुए जो दो एंगल है ना वो हमेशा एक्यूट एंगल ही रहेंगे, 90 डिग्री से कम ही रहेंगे, क्योंकि उन दोनों का सम फिर अपने को 90 डिग्री ही लाना है, तभी ना 90 और 90 मिल करके हमारा 180 आएगा। अगर ऑब्ट्यूज हो गया तब तो वो मेरा बनेगा ही नहीं। 100 और मान लो 100 हो गया, फिर 91 भी ले लो, 91 भी क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो 91 और उसमें दूसरा वाला 90 प्लस कर दिया तो मेरा 181 आ गया। थर्ड वाला एंगल को तो जगह नहीं बचा, और उसी पहले ही हमारा जो है ना 180 से बड़ा हो गया, लेकिन 180 से ग्रेटर होना ही नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, कभी भी राइट एंगल के ट्रायंगल में हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बन ही नहीं सकता। तो ये भी एकदम ट्रू बात है, क्योंकि यहाँ पर कैन नॉट लिखा है इसीलिए। तो इस तरीके से आपको मैंने पूरा का पूरा टेस्ट पेपर सॉल्व करा दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। क्लास 7 का बुक यहाँ पर होता है समाप्त। अगर कुछ भी वीडियो आपको नहीं मिल रहा है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में उसके वीडियो की लिंक मांग सकते हैं, बट डिटेल में बता देना कि क्या वीडियो चाहिए आपको। बस सर वीडियो का चाहिए ऐसे मत लिखना, उसे डिटेल भी दे देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्लास के, क्लास 8 के, या फिर किसी भी अगले चैप्टर वगैरह में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी आपको अगर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जरूर कर लेना, वहाँ पर मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वंस अगेन।